अच्छा बच्चे, कल हमने बात की थी एसेस की, तो आज कंटिन्यू करूंगा। और कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा क्या कहते हैं बॉम्ब भी गिराना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बाल शाल बिखर जाए, पता लगे कि भाई काम हमने करना है। I am gonna include 5 essays in your coming FLP. Or one was obviously my aim in life. Second, आपका जी unemployment है. सर। Third one is corruption. Fourth one is I forgot, and fifth one as well. नहीं मैं बताता हूँ. Let me check. तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आपके आ सर रहे हैं. टॉपिक बोर्ड पे लिख दें। नहीं जी, क्यों लिखूं बोर्ड पे? मेरा आपकी वैसे ही आया हुआ है. एक सेकंड लिखता हूँ, एक सेकंड सर मैं लैब में कभी कभी आवाज कट जाती है, समझ नहीं आती आप जी क्या जी बोल जी रहे हैं, जी इसलिए मैं मैंने कहा। लिख रहा हूँ टेंशन नहीं लेनी है आपकी बिल्कुल। हो मोहम्मद, मैं जरा देख। सर 3 बहुत है, 5 बहुत ज्यादा है, ये ना करें अब आप। क्या? सर 5 तो ना बताएं, थोड़ा कम बता दें। बेटा जी पेपर सर में है, सिर्फ महीना डेढ़ ही है। मतलब मैंने पिक्चर ही डिलीट कर दी। ओके, डेमोक्रेसी था एक, और एक था एजुकेशन एंड टेररिज्म। यस, मैं लिखने लगा, लिखता हूँ। माय एम इन लाइफ एक था ये। सेकंड आपका था अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड था करप्शन। फोर्थ था टेररिज्म। एंड फिफ्थ वन वाज डेमोक्रेसी। कौन सा? सर डेमोक्रेसी आपने भी बोला था। अपना एक मसला हो गया मेरे साथ। मसला पता है क्या हो गया? टेररिज्म और डेमोक्रेसी में मुझे याद नहीं है कि कौन सा वाला था। इसको मैं अच्छा, और रीकंसिडर दोनों करूंगा, रीकंसिडर करूंगा, फिर आपको दोनों बता। करने हैं। जी, कोई बंदा बोला था, चुप हो गया। ये 5 आपके टॉपिक्स हैं। फोर्थ वन जो है जिसमें टेररिज्म और डेमोक्रेसी मैंने स्लैश डाली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू, मतलब मैं इसको कंफर्म करूंगा एंड देन यू आर गोइंग टू हैव द कंफर्म टॉपिक। लेकिन ये 4 टॉपिक आपके कंफर्म है। एम इन लाइफ को कल हमने बात कर ली थी। आज मेरा दिल है अनएम्प्लॉयमेंट में बात करें। आज थोड़ा मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करेंगे। और मैंने आपसे पहले बात की थी लास्ट टाइम जब हम क्लास में थे कि हम आइडियाज़ पहले कलेक्ट करते हैं, उन्हीं आइडियाज़ को फिर कलेक्ट करने के बाद हम आगे क्रिएट करते हैं। तो आज भी मैं इसी तरह स्टार्ट करूंगा कि आइडियाज़ आपसे कलेक्ट करूंगा और इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। करना ये है हमने, अनएम्प्लॉयमेंट में पहले बात करनी है। सर आप एसआईपी में क्या क्या देंगे? ये कौन से वाले हजरत हैं जो बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ अब मेरे से क्या मुराद है? मुंतहा। सर नाम बोल तो रही हूँ, मुंतहा। ओके बच्चे, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है कि, अच्छा नहीं, पहले आपके कोर्स से बात कर लें। कोर्स जो था मैंने आपको बताया था कि आपका सारा टेक्स्ट है जो इंक्लूड है, और इंक्लूड से मुराद क्या है? सारा टेक्स्ट जो रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस में जितना भी आपका कोर्स है टेक्स्ट का, वो सारा का सारा टेक्स्ट से मीन टेक्स्ट बुक का, सही हो गया। और इसके बाद एसेस के टॉपिक आपको 5 मिल गए। रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूड है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी इंक्लूड है उसमें। एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है जिस पे आप शायद थोड़ा शोर भी मचाने की कोशिश करें, लेकिन आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा ऐसे जैसे कि सुनी नहीं। वो है फ्रेजल, सॉरी ईडियम। ईडियम जो है वो मैं रेंडमली पिक कर रहा हूँ।
डिफरेंट अल्फाबेट से, तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. होपफुली यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट यू आर गोइंग टू गो थ्रू all of those idioms with the help of the two different websites that I have already shared last day, yesterday, I guess. जिसमें था तालीम सिटी था मेरे ख्याल में, और एक दूसरा था इल्म. ये दो मैंने यस सर. शेयर की थी. उनमें से फ्री आप सर तालीम सिटी में 450 प्लस हैं ईडीएम्स. सर जी कुछ रहम कर ले, 450 कौन याद करेगा. यार देखो सर इतना कुछ आपने दे दिया, ऊपर से रिपोर्ट. एक बात देखना, आपने ईडीएम के सिर्फ मीनिंग देखने हैं, सेंटेंस आप खुद ही बनाओ. सेंटेंस इतने याद नहीं होते, और ईडीएम को अगर तो एक सर दफा इतने वर्ड्स के, जी 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 इतने ईडीएम्स की मीनिंग्स याद कैसे रहेंगे? जैसे मैंने की. सर पर क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे तो फिर बाकी आपने चीजें. नहीं बच्चे देखो, राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग तो नहीं याद कर ली. नहीं आपने ना सेंटेंसेस नहीं करने, एक दफा मीनिंग देख लोगे, होपफुली आपको सेंस आ जाएगा. एक और मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ कि आप पास्ट पेपर देख लो, लास्ट 5 इयर्स के पास्ट पेपर चेक करते जाओ, आपको फ्रीक्वेंटली मिलेंगे जो कि यूज हुए हैं, और वही आएगा. मैंने आपसे जो पहले वेबसाइट शेयर की थी ना, उसमें ऐसे ही है कि कुछ फ्रीक्वेंटली यूज हुए, या क्योंकि अब तो नेट है, आपको पास्ट पेपर सारे नेट में मिल जाएंगे और आपको फ्रीक्वेंटली यूज हुए मिल जाएंगे. लेकिन आपने ये करना है, अब इसमें एक्सक्यूज नहीं होगा कि जी हम नहीं करेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि आपने एनुअल में भी तो देना ही है. ये आपने 4 नंबर 5 नंबर खाने तो नहीं है, और ये पेट नंबर है जिनको आप कर लेते तो इजीली हो भी जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द अच्छा सिलेबस. सर रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग की कॉम्प्रिहेंशन था, और करेक्शन ऑफ एरर्स है, जो करेक्शन वाला पैराग्राफ है आपका, वो आपका इंक्लूड है. और ऐसे तो है ही है. सर ऐसे राइटिंग इंक्लूड है? जी जी मैडम, बिल्कुल इंक्लूड है. और ये 5 टॉपिक यही वाले हैं. इन्हीं 5 टॉपिक में से आपको 2 टॉपिक गिवन होंगे, उनमें से एक आपने करना होगा. जो 5 टॉपिक मैंने आपको अभी शेयर किए हैं, उनमें से एक डाउट है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा कि कौन सा कंफर्म है. टेररिज्म और डेमोक्रेसी में मुझे अभी डाउट है कि कौन सा वाला मैंने दिया है, कौन सा नहीं. तो मैं एक दफा जरा कंसल्ट कर लूँ, इसके बाद आपसे फिर वो शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में. सही हो गया. ये आपके 5 टॉपिक एसेस के, और उनमें से आपके 2 आ रहे हैं, 2 में से एक आपने अटेम्प्ट करना होगा. बाकी आपकी टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो टेक्स्ट बुक सारी की सारी इंक्लूड है. जो आपका रिड्यूस सिलेबस है वो आपने देख लेना कौन सा रिड्यूस है, वो आ रहा है आपका, और उसी में पोएम्स वगैरह भी शामिल है. पोएम्स का आपने ये काम करना है, जो सिंपल पोएम का थीम आप देख लोगे, थीम याद कर लोगे या समरी याद कर लोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका क्वेश्चन एक अटेम्प्ट हो जाएगा. उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है, सेंट्रल आइडिया, थीम या समरी. वो ये सारे मतलब एक ही चीज के 3-4 नाम है. थीम भी वही है, समरी भी ऑलमोस्ट वही होती है, सेंट्रल आइडिया तो होती ही वही. थीम और सेंट्रल आइडिया दोनों एक ही होती है. ठीक हो गया. सर ग्रामर वही आएगी ना जो बुक्स में चैप्टर्स के एंड पे है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं. ग्रामर ऑलमोस्ट वही आएगी, और ग्रामर सारी आपकी एमसीक्यूज में. एमसीक्यूज कितने आते हैं? 4 से 6 एमसीक्यूज हैं जो ग्रामर के. उसमें ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस या इस तरह से रिलेटेड कुछ होंगे, या सिनोनिम एक आ सकता है आपका, और स्पेलिंग का एक क्वेश्चन आ सकता है, वो एमसीक्यूज में होगा. जी सर रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक बता दें. नहीं, उसके टॉपिक पे नहीं बता सकता. चलो जी. सर नहीं सर ये हमारा एफएलपी है कब? बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी. वो आपकी रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक कैसे ही होते हैं, जैसे कॉमन लेटर्स के होते हैं. जैसे क्या है, स्ट्रीट बेगिंग पे आपने देखना है. मैं वैसे आपको ना शेयर कर दूंगा, मैं टॉपिक देखता हूँ 4-5 टॉपिक में, मैं दूसरे टीचर से भी कंसल्ट करता हूँ कि कैसे वो कर रहे हैं, तो फिर मैं आपसे वो टॉपिक भी शेयर कर दूंगा कि रिपोर्ट राइटिंग के कौन से पॉसिबल टॉपिक्स हैं जो आप जिस पे आपने प्रिपरेशन करनी है. तो ये हो गया. एफएलपी से रिलेटेड कोई इशू है तो मेरे ख्याल में आप पूछ लें, बता कुछ और हो. सर ये जो आपने एसेस के टॉपिक दिए हैं, ये लिखकर जो है वो आपको सेंड कर दें चेक करवाने के लिए?
अगर ये आप काम कर देंगे तो आप समझें कि आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट एक जरूर कर दें, उसमें ये हो जाएगा कि आपका जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो चेक हो जाएगा कि आपका डिक्शन में प्रॉब्लम है, डिक्शन इन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, स्पेलिंग में है, आप कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका प्रॉब्लम ये नहीं होता कि उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनको प्रॉब्लम ये होता है कि उनको वो टॉपिक को स्क्वीज करना, मैनेज करना नहीं आता। अब मतलब आप जब लिख रहे हो तो लिखते जा रहे हो तो मेन चीज पे जब बात आती है आपकी वर्ड लिमिट खत्म हो जाती है। तो एक दो दफा आप लिखोगे मेन चीजें तो आपको आसानी हो जाएगी। बस आपने याद ये रखना है कि जब भी आपने लिखना है आउटलाइन को फॉलो करना है, क्योंकि पेपर में भी आउटलाइन दी होगी और उसी को आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे भी आप उसको फॉलो करोगे और उसी तरह लिखो। अगर आप एक दो लिख लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है। वैसे मेरा जो इंट्यूशन ये बता रहा है, इंट्यूशन मतलब जो सिक्स सेंस होती है आपकी, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज somewhere it's gonna come in the paper। इसकी वजह ये है कि प्रेजेंट जो क्राइसिस चल रहा है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो करंट जो होते हैं वो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। टॉपिक्स मैंने कोविड पे लेकिन भी इस तरह के इशू जो है वो तो रिपोर्ट राइटिंग में भी आ सकते हैं। जी जी आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब आप एक को देखोगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे ना टॉपिक्स शेयर भी किए थे ऐसे राइटिंग के आपके ग्रुप में। वही वाले टॉपिक है, इनको आप देखते जाएं, दोनों साइड पे आपके चलेंगे। और ये वही वाले टॉपिक है जो कि कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं जो आ सकते हैं। ठीक है, फिर मैं लिख के आपको ना सेंड कर दूंगी कि आप चेक कर दें। सही हो, एक एक करके करना, सारे इकट्ठे ना कर देना, फिर समझ नहीं आएगी, चेक भी नहीं होगा। एक लिख लो, सेंड कर दो, चेक कर लूंगा, फिर दूसरा सेंड कर दो। सही हो गया? ओके सर। और thank अगर you। कोई सेंड ना करे तो फिर अगर कोई सेंड ना करे तो वो फाइन पे कर दे मुझे। वो क्या होगा? फाइन ये है कि आप इस तरह करें, एक आप पूरा FLP दोबारा दे दें, नए वाला। अच्छा। ये और बेटा आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। लेकिन एडवाइस ये आप लोगों को कि आप एक दफा चेक करा लें, क्योंकि आपके चेक कराने से बहुत सारी मिस्टेक्स जो सामने आती है पता चलता है कि बंदे में कहाँ प्रॉब्लम है, आप उसको रेक्टिफाई कर लोगे। अब देखो ना, आपने अगर मैराथन में जाना है, पार्टिसिपेट करना है, तो उसी दिन जाके पार्टिसिपेट करोगे तो आप थोड़ी देर के बाद थक जाओगे। आपको पहले प्रैक्टिस चाहिए। और ये जो स्किल्स होते हैं, कोई भी स्किल है, राइटिंग भी एक स्किल है, स्पीकिंग भी स्किल है, राइटिंग भी एक स्किल है। तो स्किल के लिए जरूरी है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। तो आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो तब ही आप उस काबिल हो जाओगे। एक दो दफा लिख लो, थोड़ा सा है ये आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, निकलोगे तो तब है। मतलब आपको एक किस्म की झंझोड़ने वाली बात है, उससे थोड़ा सा बाहर निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से, लिखोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स का, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज का पता चल जाएगा। नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू रेक्टिफाई। मतलब एटलीस्ट आप दूसरी या तीसरी दफा पेपर में जब जाओ तो आप एटलीस्ट ऐसा हो कि आप दूसरी या तीसरी दफा लिख रहे हो ऐसे, तो फिर आपके चांसेस ये हैं कि आप मिस्टेक्स कम करोगे। अब आते हैं वापस। ओके सर, भेज देंगे आपको। जबरदस्त हो गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो था अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं चुप करके सुनूंगा और आप आइडिया देंगे। ये मेरे पास है अनएम्प्लॉयमेंट, और ये आप आपने जो जो आइडियाज देते जाएंगे मैं यहाँ पे लिखता रहूंगा। थिंक अबाउट द आइडियाज। बेशक आप 1 मिनट ले लें, गूगल कर लें, देख लें आपके पास क्या आइडिया है, और फिर आपने आइडिया देना जिसमें क्या ऐड होगा। अब ये याद रखिएगा कि दिस इज फ्री राइटिंग। यहाँ पे हम इसको फ्री राइटिंग बोलेंगे। फ्री राइटिंग का मतलब क्या है? फ्री राइटिंग का मतलब ये है whatever comes to your mind related to the topic, just write it down here। यहाँ पे आप जब ये डायग्राम बना रहे हो, जो कुछ भी ज़हन में आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वो लिखते जाओ।
उसकी रीजन क्या है, इसके बाद हमने इसके ऊपर एक लगाना है फिल्टर। फिल्टर जब हम लगाएंगे तो उसमें से जो हमारे मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स होंगे वो हम उठा लेंगे और जो थोड़े लेस रेलिवेंट होंगे हम छोड़ देंगे। तो आपने पहले सोचना जो जो आपका आइडिया आता है जैसा लिखते जाओ। जब आप लिख लोगे सारे, जब आपके आइडियाज खत्म हो जाए, आपको लगे कि अभी काफी आइडियाज होंगे, इसके बाद आपने फिर उनको देखना है, फिर जो आइडियाज लिखे हुए फिर उनको देखना है और उनमें से आपने रेलिवेंट उठा लेनी है और इसके बाद आपने अपनी आउटलाइन बना लेनी है। आज हम यही तरीका करेंगे। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1-2 मिनट आप लें, सोचें, देखें, आइडियाज लें, गूगल करें, सर्च करें कहीं से भी, और इसके बाद आप मुझे अपने अपने आइडियाज दे दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता रहूँ। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो कलेक्टिव एफर्ट होगी वो ये होगी कि हम उस पर देखेंगे कि कौन सा रेलेवेंट है, फिर वो वाला लिख लेंगे और उसी को आउटलाइन में ले जाएंगे। सही हो गया? I'm gonna give you 1 minute, 1 and 2 minutes. Just Google it, search it somewhere, and then we'll move on. Okay. First idea आपका आ गया jobless, unemployment means jobless. सही हो गया? Next. Unable to fulfill the basic needs of life. अब ये बेटा सेंटेंस है, मुझे एक आइडिया चाहिए, इसको आपने प्रिसाइज करना है। Basic needs. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनफुल अनफुलफिल्ड नीड्स। आपके आइडियाज को मैंने थोड़ा प्रिसाइज कर दिया। ओके जी, एक और प्रॉब्लम जो है वो ये है आपकी, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन। ये आइडिया मेरे पास अगर से एक बच्चे ने दिया, मेरा आइडिया नहीं है आपका। सही हो गया। नेक्स्ट। The starving. लॉस ऑफ इनकम। मोस्ट इनकम वाला क्या आइडिया? लॉस ऑफ इनकम। लॉस, ओके, कट टू इनकम। सही हो गया। और Starvation. स्टारवेशन, भूख। और आइडियाज नहीं आ रहे, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँ आपको आइडियाज की तरफ। Yes, sir. देखें, ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास जो आइडियाज हैं वो यही है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि हमारे पास नौकरी हमारी चली गई। यही बात है, सब लोगों को यही लग रहा है कि बस जॉब चली गई है तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। देखिए इसके इम्पैक्ट्स भी हैं। इम्पैक्ट्स क्या हैं? इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, इसके सोशल इम्पैक्ट हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है कि ना सिर्फ एक फैमिली डाउन हो जाती है बल्कि आपका गवर्नमेंट पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं और वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम होता है ऑब्वियसली व्हेन पीपल आर मोर अनएम्प्लॉयड। ठीक हो गया। इसके बाद जो फंक्शन है गवर्नमेंट का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उनके पास शॉर्टेज हो जाती है अपने जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है उनकी। जब उनके पास शॉर्टेज होगी they are unable to run their business accordingly। ठीक हो गया, एक ये एस्पेक्ट आप देखेंगे। इसके बाद देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्राइम रेट। जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट पीपल ज्यादा होंगे द क्राइम इज गोइंग टू इंक्रीज डेफिनेटली इन बोथ सेंस। मतलब मॉरल क्राइम्स भी हो जाएंगे और साथ में फिजिकल क्राइम भी। मॉरल क्राइम क्या होगा? एक बंदा देखें अपनी भूख मिटाने के लिए अगर कहीं से रोटी का एक टुकड़ा चोरी करता है, इट मींस दैट इज अ मॉरल पर्सन इज गोइंग टू डिके मॉरली, एथिकली डिके कर रहा है। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए डेफिनेटली चीज उठाई तो है तो राइट, लेकिन एथिकली मॉरली रॉन्ग। तो ये जो आपके क्राइम्स हैं इस तरफ ज्यादा प्रोपोर्शन जो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आपके गवर्नमेंट के ऊपर और ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा
when they are going to maintain the law and order situation. Law and order कैसे हो जाएगी? जो बंदा अनएम्प्लॉयड होगा, जब वो बंदे क्या हो जाएंगे, समझेंगे कि किसी न किसी ने कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करेंगे। रिट चैलेंज कैसे होती है? गवर्नमेंट के रूल्स को मानते नहीं, रूल्स क्या नहीं मानते, लोगों के घर में चोरियां डकैतियां की, ठीक है। इसके बाद रूल्स वायलेशन हर तरह की, ये लोग हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, मेरी इन कमियों के जिम्मेदार ये लोग हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज आल्सो गोइंग टू एड लॉट ऑफ बर्डन ऑन द गवर्नमेंट कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब क्या करेंगे, वो अपने बजट को इंक्रीज करेंगे और पोलीसिंग की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही एस्पेक्ट आ जाएगा। अब दूसरा क्या आएगा, सोसाइटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, डिके आ जाएगा सोसाइटी में, उसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। जब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, लोगों की स्पेंडिंग जो क्वालिटी है, जो पावर है वो कम होगी, तो बिजनेसेस पे असर पड़ेगा। मतलब मैं अगर एक चीज खरीद ही नहीं सकता, मेरे पास सोर्स ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली my source of income is also impacting the people who are doing business। मतलब एक जो दुकानदार है उसकी जो सेल है उस पे भी इफेक्ट होगा कि मैं ये चीज खरीदूंगा ही नहीं। 10 लोग जब खरीद रहे हैं उससे चीज, 10 में से 8 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, अब 2 लोग उससे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है उसके बिजनेस पे भी इफेक्ट आएगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखना। तो ये मैंने 4-5 आपको डायमेंशन बताया, थोड़ा दिमाग को आप ना खोलना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। सिर्फ ये नहीं सोचना कि जॉब चलेगी तो उसका मतलब अनएम्प्लॉयड होगी। अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू leave a lasting impact not only on the society but on the people, but on the government, but on the state and overall जो सोसाइटी की एक क्या कहते हैं फॉर्मेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, दरारें पड़ेगी। होपफुली इट मेक्स सेंस। थोड़ा सा और आप आइडियाज आप लेके आएंगे, बताएंगे, मैंने काफी सारे बताया आपको। social crimes, Social crimes, Overpopulation. okay, social crimes और अच्छा overpopulated आप society। बिल्कुल म्यूट पे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? सर जी जी बोले। सर लो लिविंग स्टैंडर्ड्स। ओके, लो लिविंग स्टैंडर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैंने ओवरपॉपुलेशन बोला है। ओवर पॉपुलेशन ये नहीं लिखी है सर रिलीजियस बेस पे भी होता है, मजहब के उस पे भी लोग देते रहते हैं कि ही इज नॉट मुस्लिम तो इसलिए इसको नहीं दो और ये मुस्लिम है इसको दे दो। इसमें रिलीजियस बेसिस ये कौन बोल रहे हैं, वासिक आप बोल रहे हैं? यस सर। अच्छा मैं इसको ना थोड़ा रीफ्रेश कर रहा हूँ, आपका आइडिया मुझे समझ आ गया, आप क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा रीफ्रेश कर रहा हूँ, मैं इसको बोलूंगा रेसिस्ट आइडियाज या रेसिस्ट एटीट्यूड। ठीक हो गया? अब रेसिस्ट आइडिया क्या है, जैसे हम कहते हैं किसी का स्किन कलर है, इस वजह से लोग उसको जॉब नहीं देते, किसी के उसकी जो रिलीजियस बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से जॉब नहीं देते। तो ये रेसिस्ट आइडियाज होते हैं, रेसिस्ट एटीट्यूड होता है। मैं इसको रेसिज्म में लेके आया हूं, ठीक है? यस सर। रेसिज्म सर इसमें ओवर पॉपुलेशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया। बिलीफ क्या बोल रही हैं ऐसा? सर इसमें ओवर पॉपुलेशन वाला पॉइंट समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ। ओवर पॉपुलेशन का मतलब ये है कि जॉब नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास है 10 और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो है हमारे पास 10,000। तो क्या होगा, 10 वैकेंसीज हैं हमारे पास और 10,000 हमारे पास लोग हैं जो कि अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि the ratio of jobs and the ratio of the people is totally imbalanced, mean overpopulation. Number of people have been increased and the number of jobs have been decreased. Over population इस सेंस में बात करेंगे, मतलब आबादी जब बढ़ेगी बहुत ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। ओके सर। Okay. Okay. Any other idea? Sir, illiterate people.
यस, लिटरेसी रेट, आपका आइडिया को मैं थोड़ा रिफ्रेश किया, आपके लिटरेसी रेट भी आपके एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट करता है। लोग जब इलिटरेट होंगे तो डेफिनेटली दे वोंट बी एबल टू गेट द जॉब्स। Sir, beggary. बेगरी इज यस, सोशल क्राइम्स में वैसे हम ले आते हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारे पास अभी आइडिया आ रहा है तो हम लिख रहे हैं। सही है। सर इसमें हम लोग इसके कॉज और इफेक्ट दोनों लिखेंगे, आप मतलब देखिए इनमें कुछ इस टाइम पे आपने नहीं सोचा, मैंने इसी वजह से बोला था फ्री राइटिंग, ठीक है। अभी ना आपने कॉज सोचना ना इफेक्ट सोचना, जो आइडिया आपको आ रहा है ना, चाहे वो कॉज में आ रहा है इफेक्ट में आ रहा है, आप यहाँ पे आइडिया मुझे लिखवा दें। दिस इज फ्री राइटिंग, हम अभी सिर्फ आइडियाज ले रहे हैं, इसके बाद इनको फिल्टर करेंगे और फिर हम लेके जाएंगे कौन सा आइडिया हमने लिखना है कौन सा नहीं, छोड़ देना है। Sir, weak economy. ठीक है। इकोनॉमी, ओके, वीक इकोनॉमी। सर सोर्स ऑफ डिसकंटेंट। यस, बिल्कुल हो रहा है, ये अच्छा पॉइंट है। सोर्स ऑफ डिसकंटेंट, सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बंदा नाखुश हो जाता है, गैर मुतमिन हो जाता है, वो मुतमिन नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नीचे चला जाता है लोग। एक बड़ा सर जी जी बोले सर, कंपैरिजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद थोड़ा आउटसाइड। उसामा, आप माइक के पास बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही। सर कंपैरिजन ऑफ आउटसाइड, नहीं सर, कंपैरिजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। वर्ड जो आपने बोला है वो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करेंगे विद द आउटर वर्ल्ड। जी सर जी। चले कंपैरिजन हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंपैरिजन ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। सही हो गया। Sir, non-serious attitude of government. नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट। वैसे हम इसको किस तरह फिट कैसे करेंगे, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा। Sir, irresponsible government. हाँ जी, थोड़ा सा मुझे समझ आ रही है आप बात क्या करना चाह रहे हैं। हम इसको बोलेंगे वीक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। सही है, आपका आइडिया उसी में आ जाएगा, ऐसा ही है। Yes sir, ऐसा। मतलब अब पॉलिसी मेकिंग में उनके फ्लॉप हैं, वो पॉलिसी मेकिंग जो बनाते हैं उनकी पॉलिसी जो होती है वो फ्लॉज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग जो है ना सफर करते हैं। रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, ओके। अच्छा, एक और आइडिया है, वो ये है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करता हूँ और प्रेजेंटली आपका चल भी ऐसे रहा है। डिप्लोमेटिक रिलेशन जब आपके कंट्रीज के साथ ठीक नहीं होते, सो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू डिमांड योर वर्क फोर्स, लेबर फोर्स आपकी डिमांड नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे साथ आजकल हो रहा है, पाकिस्तान की जो लेबर है उस पर बैन लगा हुआ है, यूएई ने बैन लगा दिया कि हमें और बंदे नहीं चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। कुवैत गवर्नमेंट ने भी 2011 से बैन लगाया हुआ है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 इयर्स कि हमारी वहां पे लेबर फोर्स और नहीं जा रही। मतलब जो वीजास पहले उन्होंने इशू किए हुए थे वो तो ठीक है, लेकिन अब न्यू वीजास वो लेबर वाले इशू नहीं कर रहे। तो आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी बड़े मैटर करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। ठीक हो गया,
यहाँ तक यस समझ आ सर। गई? सर जी सर Sir, लोन्स low और val- टैक्स वगैरह क्या बोल रही हैं? लेना इस तरह तो हो सकता है ना। जी जी बोलेंगी तो समझ आएगी ना क्या हो सकता है। हाँ, ये भी सर लोन्स टैक्स। लोन सही है, लोन भी आ गया आपका फाइन। Sir, low value of our currency. ओके यस हो सकता है devaluation of currency, Sir, lack of investment. बिल्कुल हो सकता है। Finally somebody spoke. जबरदस्त, बहुत सारे आइडियाज आ गए। जी मुमताज बोले आप। सर अनएम्प्लॉयड पीपल जो है यानी वो दूसरों के साथ इतने ऑनेस्ट नहीं होते। ऑनेस्टी इसको हम सोशल क्राइम की तरफ ले जाएं अगर आप माइंड ना करें। लेवल ऑफ ऑनेस्टी, चलिए मैं अब इसको ना यहीं पे रोक रहा हूँ, हमारी जो मीटिंग टाइम है वो भी कम हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, आप देखिए आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि हमने आइडियाज कौन कौन से इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। ये तो थे मेन आइडियाज। इसके बाद हम इनको फिल्टर करेंगे। आप लोगों के पास ये सारे आइडियाज मैं ना आपको आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। आपने काम ये करना है कि इसको लेके आना है, आपने फाइनलाइज करना है। अब आपने ना काम ये करना है, मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी इसकी पिक्चर। इसको आपने फिल्टर करना है और आपने रेलेवेंट पॉइंट्स को पिक करना है और इसके बाद आपने इसकी आउटलाइन बनानी है। ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी हो, यू कैन आस्क। सर अगर हो सके प्ले के नोट्स तो सेंड कर दें। प्ले के नोट्स यस सर। यही बोल रहे हैं आप? सर नहीं है हमारे पास। सही है, मैं यस सर। मैं लिंक शेयर करता हूँ आपसे अभी, ये घर पहुंच के करूंगा इंशाल्लाह। सर जी जी बोलें, क्या बोल रही हैं? सर मैं बोल रही थी लिंक ना सेंड करें। सही हो गया, मुझे आपकी टोन से पता चल रहा था आप चाहती हैं कि मैं उसको सॉफ्ट कॉपी पूरी में ना भेजूं। जी सर। फिर कैसे भेजना है? सर आप खुद लिख के हमें सेंड कर दें। सर नोट्स कंप्यूटर पे लिखवा देना साजिद से, वो हम उनसे ले लेंगे प्रिंट Yes, sir. करवा के। लिंक सर वाला टाइप आप काम करके ना करें उनको दे प्लीज। दें तो हम प्रिंट आउट्स ले लेंगे। हमें पहले भी नोट्स इसी तरह मिलते हैं इंग्लिश सही के। है, ऐसे कर ले लेके मैं नोट्स आपको शुक्रिया वो करके शुक्रिया। शुक्रिया सर। ठीक है, मैं उधर शेयर कर दूंगा, सर साजिद को दे दूंगा, वो वहां से ले लूंगा। ठीक हो गया? Yes, sir. Okay जी, फिर then thank you so much everyone and have a very good weekend. See you inshallah on Monday. चलो, अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz.